नमस्कार साथियों, माइंड बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। और इसकी शुरुआत अपन एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेहनत करो और लक्ष्य प्राप्त करके जो अपने को जीतना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको दिखाना है कि देखो हम जीत गए। तो अपन क्लास की शुरुआत करते हैं रिवीजन से। और जो कल पढ़ाया था उसका अपन करेंगे आज रिवीजन, 5 क्वेश्चनों के, 6 क्वेश्चनों के सॉरी। और रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत किन क्षेत्रों को सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, जोधपुर पाली मारवाड़ कॉरिडोर है और कांकाणी, इनको सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में मार्च 2026 में शहीद दिवस के अवसर पर माई भारत पद यात्रा का आयोजन किस जिले में किया गया। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये शहीद दिवस मनाया था 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को। इस 23 मार्च को शहीद दिवस पर माई भारत पद यात्रा का आयोजन अलवर जिले में किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की नवीनतम रैंकिंग में संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा। चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत मार्च 2026 तक लगभग कितनी भोजन थालियां परोसी जा चुकी है। तो मार्च 2026 तक 11.94 करोड़ थालियां वो परोसी जा चुकी है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2026 में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। तो 3 पदक जीते थे। 2 तो जीते थे इसने सिल्वर और 1 जीता था, नहीं सॉरी, मैं बात करूं तो 1 पदक जीता था सिल्वर और 2 पदक जीते थे वो थे ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पैरा एथलीट खुशबू गिल ने 24वीं नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो वो था शॉर्ट पुट। तो ये तो हो गई अपने यस्टरडे रिवीजन के क्वेश्चन। और आज की कक्षा के करंट अफेयर के क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है 25 एकड़, दूसरा 50 एकड़, तीसरा 100 एकड़ और चौथे की मैं बात करूं तो वो है 15 एकड़। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 50 एकड़। क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान उत्सव का आयोजन किया गया। किसका? राजस्थान उत्सव का। जयपुर जिले के अंदर राजस्थान उत्सव 17 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत 18 मार्च को मैं बात करूं तो एक उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन हुआ था। उद्यमी संवाद समारोह का। किसका? उद्यमी संवाद समारोह का। इस समारोह के अंदर अपने जो सीएम थे भजनलाल जी शर्मा, इनके द्वारा 3 नीतियों का अनावरण किया गया। कितनी नीतियों का? 3 नीतियों का। उसके अंदर एक नीति थी
वो नीति थी दोस्तों राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। प्रोत्साहन नीति 2026। इस नीति का अनावरण 18 मार्च को सीएम भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया गया। अब ये नीति क्या है तो इसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे। मैं इस नीति की बात करूं तो ये 18 मार्च को जारी की गई थी और इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था, तो इस नीति के उद्देश्य की मैं बात करूं तो इस नीति का उद्देश्य था दोस्तों, वो था राइजिंग रिलायबल एंड रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य था वो था औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना इस नीति का क्या है ये उद्देश्य। अगली मैं बात करूं तो वो है इस नीति का लक्ष्य। लक्ष्य की अगर बात करें इस नीति का लक्ष्य क्या है तो इस नीति का लक्ष्य है दोस्तों वो है विश्व स्तरीय फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना। क्या करना? विश्व स्तर पर फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना। अब मैं आगे बात करूं तो इस नीति को दोस्तों 4 मॉडल में विकसित किया गया। इस नीति के कितने मॉडल है तो 4 मॉडल है। दूसरी मैं बात करूं तो इस नीति के लिए जो पात्रता है, पात्रता की मैं बात करूं तो पात्रता के अंदर इस नीति की जो पात्रता है उसकी अपन बात करेंगे। तो पात्रता में पात्रता की बात करें तो पात्रता के अंदर दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की गई। किसकी? कि इस नीति के तहत उद्योग जो औद्योगिक इकाई है वो स्थापित करने के लिए न्यूनतम जो निजी पार्क स्थापित करेंगे उसके लिए न्यूनतम की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अंदर पार्क स्थापित करने के लिए 50 एकड़ क्षेत्रफल होना जरूरी है। और दूसरी बात करें तो कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को अनिवार्य किया गया। क्या है कि न्यूनतम औद्योगिक पार्क बनाने के लिए जो पात्रता है वो न्यूनतम पात्रता है दोस्तों, निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने के लिए 50 एकड़ में ये पार्क स्थापित होगा। इसके लिए 50 एकड़ ज़मीन जरूरी है और कम से कम वहाँ पर 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है, तभी वहाँ पर औद्योगिक पार्क बनेगा। क्या है और भी इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो यह है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जारी की गई है 18 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। इसका उद्देश्य विजन क्या है तो राइजिंग रिलायबल एंड रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
लक्ष्य की मैं बात करूं तो इसका लक्ष्य है विश्व स्तर पर फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना। इसके 4 विकास मॉडल है, वो कौन कौन से हैं? निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को 4 मॉडलों पर विकसित किया जाएगा। निजी क्षेत्रों पर पार्कों को कितने मॉडलों पर? 4। तो मॉडल ए की मैं बात करूं तो मॉडल ए है रिको द्वारा आवंटित भूमि पर निजी डेवलपमेंट द्वारा विकास। दूसरी में मॉडल बी की बात करूं तो 80% भूमि विकासकर्ता की और शेष 20% रिको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगी। मॉडल सी की बात करें तो संपूर्ण भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जाएगी। और मॉडल डी की बात करें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर आधारित होगी। तो ये इसकी जो प्रमुख शर्तें हैं उसकी बात करें तो औद्योगिक प्रोत्साहन, ये पार्क नीति है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, इसकी प्रमुख शर्तें की बात करें तो निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल अनिवार्य है। और औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है, तभी वहाँ पे पार्क विकसित किया जा सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान की बात करें तो बुनियादी ढांचा विकास मतलब सड़क और संपर्क मार्ग, इसके लिए 60% राज्य सरकार और 40% विकासकर्ता वहन करेगा। राज्य सरकार का अधिकतम अनुदान 3 करोड़ रुपए तक है, उससे ज़्यादा राज्य सरकार नहीं देगी। सामान्य अवसंरचना अनुदान की बात करें तो प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। श्रेणी की बात करें इसके अंदर तो श्रेणी 100 एकड़ तक अधिकतम 20 करोड़ रुपए, और 100 एकड़ से 250 एकड़ अधिकतम 30 करोड़ रुपए, और 250 एकड़ से अधिक होगा तो उसको अधिकतम 40 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाएगा। हरित विकास की बात करें तो साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र CETP पर व्यय की 50% प्रतिपूर्ति अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान है। अब इसमें इस नीति के तहत विद्युत शुल्क की बात करें तो कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% की छूट है। और अन्य छूट की बात करें तो स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन शुल्क 25% की छूट है। पोर्टल, अब इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल है राजनिवास पोर्टल, उस पर ये जो भी इसके लिए संपूर्ण प्रक्रिया होती है स्थापित करने के लिए वो राजनिवास पोर्टल पर उपलब्ध है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस से आवेदनों का निस्तारण होगा, आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा अपन। तो अपना दूसरा प्रश्न आ जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है अपना वो है हाल ही में राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस CMF के बीच हुआ ये समझौता आगामी कितनी अवधि के लिए रहेगा? तो जो राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के बीच में जो समझौता हुआ है वो कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो ये समझौता 3 वर्ष तक रहेगा। क्या है, आइए चर्चा करते हैं। तो मैं बात करूं तो राजीविका एवं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के बीच में जो समझौता हुआ उसकी, तो ये समझौता हुआ MOU हुआ। कब हुआ? तो दोस्तों ये जो MOU हुआ है वो 2 संस्थाओं के बीच में हुआ। कौन कौन सी है वो? तो पहली की मैं बात करूं तो वो है ये समझौता हुआ दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर हुआ? जयपुर में। किन किन के बीच हुआ? तो ये हुआ राजीविका, एक तो हुआ राजीविका, और दूसरी में बात करूं तो वो है सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस। इनके बीच में ये समझौता हुआ। अब आगे की बात करें तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है दोस्तों वो है
राजीविका द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को सुदृढ़ बनाना। किसको? जो राजीविका द्वारा है CLF, मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन, मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये राजीविका का मॉडल है। कौन सा मॉडल? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसको सुदृढ़ बनाना। इसके लिए सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के साथ में MOU हुआ है। अब आगे की बात करूं तो इस जो MOU है इसके मुख्य घटकों की बात करूं मैं, तो मुख्य घटक क्या है इसमें? तो मुख्य घटकों की बात करूं तो अपन देखते हैं, वो है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एवं वॉश। इसको कह सकते हैं अपन FNHW, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एवं वॉश। इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता के लिए ये MOU हुआ है। और इसमें ये मुख्य घटक फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश है। अब आगे की मैं बात करूं तो इस MOU की जो अवधि है वो अवधि कितने वर्ष है? तो वो अवधि है 3 वर्ष। यह MOU कितने वर्षों के लिए हुआ है? 3 वर्षों के लिए। अब आगे बात करें तो इसके अंदर जो हस्ताक्षर करता थे, मैं बात करूं इस MOU में हस्ताक्षरकर्ता की, तो हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? तो इधर बात करेंगे राजीविका की, और इधर बात करेंगे अपन CMF की, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस की। तो राजीविका की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे, वो थे श्रीमती नेहा गिरी। कौन थे? तो ये थे श्रीमती नेहा गिरी द्वारा राजीविका की तरफ से हस्ताक्षर किए गए। और इसकी मैं बात करूं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस की, तो इसकी तरफ से हस्ताक्षर किए थे मल्लिका श्रीवास्तव ने, श्रीमती मल्लिका श्रीवास्तव। अब अपन बात करें तो ये दोनों कौन थी? तो राजीविका के तरफ से जो हस्ताक्षर किया श्रीमती नेहा गिरी ने, वो है राजीविका की राज्य मिशन निदेशक। कौन है? तो वो है राज्य मिशन निर्देशक, राजीविका की राज्य मिशन निर्देशक। इनकी मैं बात करूं तो वो कौन है? इनकी मैं बात करूं तो वो है दोस्तों सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस में सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस में ये कार्यकारी निर्देशक है। कौन है? कार्यकारी निर्देशक। तो अब आगे की बात करें तो इसके अंदर इस MOU से जो लाभ होगा, मैं बात करूं तो लाभार्थी वर्ग, इस MOU से जो लाभार्थी वर्ग है वो कौन है? तो उसके अंदर किसान, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान उत्पादन संगठन और स्वयं सहायता समूह के सदस्य, वो इसमें लाभार्थी होंगे। कौन कौन होंगे? तो वो होंगे किसान उत्पादन संगठन, दूसरी में बात करूं किसान उत्पादक संगठन, और दूसरी में बात करूं
तो वो है स्वयं सहायता समूह, ये इससे लाभार्थी होंगे। अब इसकी जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, तो मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण और विशेषकर महिलाओं के पोषण और आजीविका को सुधारना और एक सही दिशा में सशक्तिकरण की सही दिशा में काम करना। महिला और ग्रामीण क्षेत्र में पोषण सुधारना और सही दिशा में काम करना, तो ये इसका क्या है लक्ष्य। तो ये हो गई थी प्रमुख इस एमओयू की बातें। आइए और क्या क्या है बातें देखते हैं। तो मैं बात करूं तो वो है राजीविका एवं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस CMF समझौता। उद्देश्य क्या है इस समझौते का, तो उद्देश्य है राजीविका द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सुदृढ़ बनाना, CLF को सुदृढ़ बनाना। अब प्रमुख घटक क्या है, मुख्य रूप से FNHW मतलब फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता हेतु ये MOU किया गया है। इसकी अवधि क्या है MOU की, तो वो है 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए MOU किया गया है। अब हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो राजीविका की ओर से श्रीमती नेहा गिरी ने राज्य मिशन निर्देशक है ये उन्होंने किया था, और CMF की ओर से श्रीमती मल्लिका श्रीवास्तव ने, ये कार्यकारी निर्देशक है। अब लाभार्थी वर्ग की बात करें तो वो है ग्रामीण क्षेत्रों के किसान उत्पादन संगठन और स्वयं सहायता समूह के सदस्य। मुख्य लक्ष्यों की बात करें तो ग्रामीण समुदायों विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और आजीवन सशक्तिकरण की दिशा में काम करना, ये इसका क्या है मुख्य लक्ष्य। और अब अपना अगला क्वेश्चन है और वो है तीसरा क्वेश्चन क्या है, माननीय कौशिक जिन्हें हाल ही में पुलिस उप अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है किस खेल से संबंधित है। तो माननीय कौशिक का खेल कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा निशानेबाजी और चौथा तीरंदाजी। तो माननीय कौशिक उनका खेल हो जाएगा निशानेबाजी। क्या है आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं बात करूं वो है मार्च 2026 की, कब की, मार्च 2026 की बात। मार्च 2026 में क्या हुआ, राजस्थान पुलिस की राजस्थान पुलिस द्वारा आउट ऑफ टर्म नियुक्तियां की गई। क्या किया गया, आउट ऑफ टर्म नियुक्तियां। इन नियुक्तियों की बात करें तो इनके अंदर दोस्तों जो खिलाड़ी है, जो राज्य सरकार के जो खिलाड़ी है उनको खेल कोटे के तहत राजस्थान पुलिस सेवा में पुलिस उप अधीक्षक मतलब DSP पद के लिए उनको नियुक्त किया है। किसके तहत, तो राजस्थान सरकार ने 4 दिग्गज खिलाड़ियों को, कितनों को, खिलाड़ियों को इनको खेल कोटे से राजस्थान पुलिस सेवा में नियुक्त किया। किस पद के लिए, तो DSP पद के लिए, DSP पद के लिए, पुलिस उप अधीक्षक पद के लिए। पद की मैं बात करूं तो पुलिस उप अधीक्षक DSP पद के लिए इनका चयन किया है। तो कितने खिलाड़ियों का राज्य सरकार ने चयन किया, तो 4 खिलाड़ियों का। कितनों का, 4 खिलाड़ियों का। कौन कौन थे, तो अपन 1 नंबर पर बात करें तो वो है रवि बिश्नोई। कौन है, रवि बिश्नोई। अब रवि बिश्नोई की बात करूं मैं
तो दोस्तों रवि बिश्नोई का संबंध है जोधपुर ज़िले से। कौन से ज़िले से? जोधपुर ज़िले से। और इनके अगर खेल की बात करें तो इनका खेल है क्रिकेट। कौन सा खेल है? क्रिकेट। ये भारतीय टीम में खिलाड़ी है। और दूसरी बात करें तो अब इनकी जो उपलब्धि है तो इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था। कौन से गेम में? एशियन गेम्स में गोल्ड लिया था। और अभी ये भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में सदस्य है। तो ये तो होगी रवि बिश्नोई की बातें। अब दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम आता है, वो है मानिनी कौशिक। मानिनी कौशिका। मानिनी कौशिका दोस्तों बात करें इनकी तो इनका जो खेल है वो है निशानेबाजी। कौन सा खेल है? निशानेबाजी। इन्होंने क्या, इनकी उपलब्धि कौन कौन सी है? तो इनकी उपलब्धि है दोस्तों ISSF वर्ल्ड, ISSF वर्ल्ड चैंपियन में इन्होंने गोल्ड जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब मैं बात करूं आगे तीसरे खिलाड़ी की तो वो है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह की, दिव्य कीर्ति सिंह का दोस्तों खेल है वो है घुड़सवारी। कौन सा खेल है? घुड़सवारी। और इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने घुड़सवारी के अंदर दोस्तों एशियन गेम्स में घुड़सवारी ड्रेसेज में स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता? एशियन गेम्स के अंदर इनका खेल है घुड़सवारी ड्रेसेज और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब मैं बात करूं तो एक खिलाड़ी और बच गया है, उसका नाम है दोस्तों सचिन तंवर। क्या नाम है? सचिन तंवर। इनके खेल की बात करें तो इनका खेल है दोस्तों कबड्डी। कौन सा खेल है? कबड्डी। और इन्होंने भी एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो ये हो गई दोस्तों चारों खिलाड़ियों की बातें। अब खिलाड़ी तो बता दिए, लेकिन हुआ क्या? तो इन चारों खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने DSP खेल कोटे के तहत DSP की पोस्ट पर राजस्थान पुलिस में नियुक्ति दी है। अब मैं बात करूं आगे की तो आगे की बात है दोस्तों इनका जो विभाग है भर्ती करवाने का, वो विभाग है राजस्थान गृह विभाग। कौन सा विभाग है? राजस्थान गृह विभाग। और ये आदेश राजस्थान गृह विभाग ने जारी किया था और गृह विभाग के तहत राजस्थान सरकार ने इन चार खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत आउट ऑफ टर्म, राजस्थान पुलिस की आउट ऑफ टर्म कंडीशन के तहत इनको DSP पद पर नियुक्त किया है। बिना परीक्षा के ये भर्ती होती है दोस्तों। अगर इसकी नियुक्ति की आधार की बात करें तो इस नियुक्ति के मैं आधार की बात करूं तो नियुक्ति का आधार है दोस्तों वो है 2017 के अंदर दोस्तों इसका जो नियुक्ति करने के लिए बिना परीक्षा के अपन किसी को नियुक्त कर सकते हैं, वो नियम बने थे। और
इन नियमों के तहत मैं बात करूं तो वो नियम है, उसका नाम है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। क्या नाम है? आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? तो इस पॉलिसी के तहत जो खेल पदक विजेता होते हैं, कौन? जो खेल पदक विजेता होते हैं उनको बिना भर्ती के, बिना भर्ती के, बिना परीक्षा के, सॉरी, बिना परीक्षा के उनको भर्ती के तहत शामिल करके खेल कोटे से उनको किसी नौकरी पर नियुक्ति दी जा सकती है। अब ये जो नियम है बिना भर्ती का, ये 2017 में दोस्तों, 2017 और संशोधन की मैं बात करूं तो 2020 के तहत इनको नियुक्त किया गया है। अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, इसकी चर्चा करते हैं और भी क्या है। तो राजस्थान पुलिस आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मार्च 2026 की बात है। तो राजस्थान सरकार ने 4 दिग्गज खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का जो आधार है वो आधार क्या है? तो वो आधार है दोस्तों आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। खेल पदक विजेताओं को बिना परीक्षा भर्ती नियम 2017 संशोधन 2020 के तहत आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में इनको नियुक्ति दी गई है। विभाग की मैं बात करूं तो ये विभाग राजस्थान गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाता है। खिलाड़ी और उनकी उपलब्धियों की बात करें तो रवि बिश्नोई भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी है। दूसरी बात करें तो माननीय कौशिक, ये ISSF वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता है। दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें तो घुड़सवारी इनका खेल है और एशियन गेम में घुड़सवारी ड्रेसेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार भी है। सचिन तंवर की मैं बात करूं तो सचिन तंवर का खेल है कबड्डी और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य भी है। आगे का प्रश्न बात करें तो आगे का क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2026 में जयपुर में आयोजित गणगौर उत्सव के तहत गणगौर की जो प्रसिद्ध शाही सवारी है वो मुख्य रूप से किन तिथियों को आयोजित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 10 से 11 मार्च 2026, दूसरा ऑप्शन है 18 से 19 मार्च 2026, तीसरा ऑप्शन है 21 से 22 मार्च 2026 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है 25 से 26 मार्च 2026। तो इस गणगौर उत्सव के तहत जो गणगौर की प्रसिद्ध सवारी है उसका आयोजन किया गया था दोस्तों 21 से 22 मार्च को। तो क्या हुआ था दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो गणगौर उत्सव मनाया था दोस्तों, वो मनाया था जयपुर में। कौन सा उत्सव? गणगौर उत्सव, वो मनाया था जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। कब मनाया था? तो ये मनाया था 21 से 22 मार्च 2026, 21 से 22 मार्च को मनाया था। अब मैं गणगौर के बारे में बात करूं तो गणगौर दोस्तों जो है वो किसको समर्पित है? तो गणगौर के अंदर जो ईश्वर है वो तो है भगवान शिव को समर्पित है। और मैं बात करूं गौरी की, इसके अंदर ईश्वर और गौरी माता की पूजा की जाती है। गौरी की मैं बात करूं तो वो है पार्वती को समर्पित। अब ये गणगौर कब मनाई जाती है? तो गणगौर की अवधि की बात करें तो ये होली के अगले दिन से 18 दिनों तक चलती है। होली के अगले दिन से
18 दिन तक इस गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब मैं बात करूं तो इसका सांस्कृतिक महत्व है दोस्तों, वो है मिट्टी की ईश्वर गौरी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, लोक नृत्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना की जाती है इसके अवसर पर। अब गणगौर उत्सव जो 21 से 22 मार्च 2 दिवसीय ये उत्सव मनाया। इसके तहत एक सवारी निकाली गई, गणगौर की क्या निकाली गई? सवारी। अब सवारी की बात करूं तो ये सवारी 21 से 22 मार्च को निकाली, और ये सवारी दोस्तों जयपुर में इसका जो मार्ग था, तो मैं बात करूं मार्ग की, तो इस सवारी की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी सिटी पैलेस से। कहाँ से? सिटी पैलेस से इसका हुआ था आरंभ। ये सिटी पैलेस से आरंभ होकर के फिर निकली दोस्तों आगे त्रिपोलिया बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में। उससे आगे की बात करूं तो फिर ये पहुंच गई छोटी चौपड़। कहाँ पर पहुंच गई? छोटी चौपड़। और आगे की मैं बात करूं तो छोटी चौपड़ के बाद में ये सवारी पहुंच गई थी दोस्तों अपने गणगौरी बाजार में। कौन से बाजार में? तो ये पहुंच गई थी गणगौरी बाजार में। इसके बाद गणगौरी बाजार के बाद दोस्तों ये सवारी गई थी ताल कटोरा में। ताल कटोरा में गई और वहाँ पर इसका हो गया समापन। इस गणगौर की शाही जो सवारी थी उसका समापन कहाँ पर हुआ था? ताल कटोरा में। इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? तो आरंभ हुआ था सिटी पैलेस जयपुर से। अब मैं बात करूँगा गणगौर के बारे में, जो अन्य गणगौर मनाई जाती है, कौन सी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वो है काष्ठ की गणगौर, जिसे आम भाषा में कहते हैं काठ की गणगौर। तो काष्ठ की गणगौर की बात करें दोस्तों तो 1 नंबर पर आता है वो है काष्ठ की गणगौर। तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। दूसरी मैं बात करूं तो वो है गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर? वो है गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है दोस्तों नाथद्वारा की। नाथद्वारा की, और नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। तीसरी मैं बात करूं तो वो है बिना ईश्वर की घेवर। बिना ईश्वर की घेवर। क्या? बिना ईश्वर की गवर। तो वो है अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध। कहाँ की है? जैसलमेर की। जैसलमेर की प्रसिद्ध। चौथी में बात करूं तो वो है दोस्तों धिंगा गंवर। कौन सी गंवर? धिंगा गंवर की मैं बात करूं तो वो प्रसिद्ध है इस अपने मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र की। कहाँ की? मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र की। इस धिंगा गंवर को दोस्तों बेतमार गंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धिंगा बेतवार। धिंगा बेतवार की। अब मैं बात करूं एक अलग हटकर के, तो गणगौर के ऊपर दोस्तों वह रियासत कौन सी है जिसने गणगौर के ऊपर प्रतिबंध लगाया था? तो गणगौर पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी वो रियासत थी गणगौर पर प्रतिबंध की बात करें तो वह रियासत थी कौन सी? बूंदी रियासत। कौन सी रियासत थी? बूंदी रियासत। बूंदी
रियासत, जिसने गणगौर पर प्रतिबंध लगाया था। अब दोस्तों सब ने सुनी होगी गणगौर के बारे में एक प्रसिद्ध जो कहावत है, उसकी मैं बात करूं तो गणगौर के ऊपर प्रसिद्ध कहावत भी है। वो कौन सी कहावत है? तो वो कहावत है, तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कौन सी कहावत है? तो वो कहावत है, कहावत की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, तीज तुम्हारा बावड़ी वो ले डूबी गणगौर। तो इस कहावत का दोस्तों जो मतलब है वो है कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण महीने में तीज से मानी जाती है, और त्योहारों का जो समापन है वो गणगौर से होता है। और गणगौर दोस्तों ये होगी गणगौर की प्रमुख बातें। अब इसके बारे में और क्या बातें वो देखते हैं। तो गणगौर उत्सव 2026 ये जयपुर में आयोजित किया गया। ये समर्पित है ईश्वर और गौरी माता को। इसकी अवधि की बात करें तो 18 दिनों तक चलता है, होली के अगले दिन से स्टार्ट होता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक महत्व में मिट्टी की ईश्वर गौरी की मूर्तियों की पूजा लोग करते हैं। सुखी जीवन वैवाहिक जीवन की प्रार्थना के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व है। मुख्य शाही सवारी का आयोजन ये 21 से 22 मार्च 2026 को शाही सवारी निकाली गई जयपुर में। शाही सवारी सिटी पैलेस से आरंभ होती है और त्रिपोलिया, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार और ताल कटोरा तक जाकर के समाप्त हो जाती है। अब कास्ट की गणगौर की बात करें तो बस चित्तौड़गढ़ की, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की, बिना ईश्वर की घेवर जैसलमेर की। और धींगा गंवर की मैं बात करूं तो धींगा गंवर बेतमार भी कहते हैं, मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है ये। प्रतिबंध की बात करें तो बूंदी रियासत है जिसने गणगौर पर प्रतिबंध लगाया था। गणगौर पर प्रसिद्ध कहावत, तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात गणगौर के साथ त्योहारों के चक्र का समापन होता है। अब अगले 5वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत ओजास डेल सलाडो पर चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही कौन है? तो पहला ऑप्शन है सौरभ शेखावत, दूसरा मगन बिस्सा, तीसरा वीरेंद्र सिंह सिसोदिया और चौथा है कृष्णा पाटिल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। क्या है प्रमुख बातें? तो आइए देखते हैं। मैं बात करता हूँ वीरेंद्र सिंह सिसोदिया की। किसकी? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। अब बात करें तो इनकी जो उपलब्धि है, यह विश्व के सबसे ये दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत, उसका क्या नाम है? ओजास डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही कौन से? चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही है। अब इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? नया रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड क्या है? तो मैं उस रिकॉर्ड की बात करूं तो वो रिकॉर्ड है कि इन्होंने 100 घंटे से भी कम समय में 2 प्रमुख चोटियां, 100 घंटे से कम समय में 2 प्रमुख चोटियों पर फतेह हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। 2 प्रमुख चोटियां कौन सी? एक तो ओजास डेल सलाडो और दूसरी है ट्रेस क्यूसेस नॉर्थ समिट। उन पर चढ़ करके नया रिकॉर्ड बनाया। अब मैं आगे की बात करूं ओजास डेल सलाडो की। किसकी? ओजास डेल सलाडो की। तो ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। किसमें? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब मैं बात करूं तो एंडीज
पर्वतमाला में स्थित है। किसमें? एंडीज पर्वतमाला में। एंडीज जो पर्वतमाला है उसके अंदर ये चोटी चिली व अर्जेंटीना जो देश है दक्षिणी अमेरिका उसकी सीमा पर स्थित है। किस पर? सीमा पर स्थित है। अब मैं आगे की बात करूं तो ये एकांकागुआ के बाद दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे की मैं बात करूं तो यह दक्षिणी एंड पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध कौन सा हो गया दोस्तों? तो ये अपनी है पृथ्वी, इसको 4 गोलार्धों में बांट दिया। कितने गोलार्धों में? ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिमी। तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया, इधर का जो है वो है पश्चिम, इधर का वो है दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम गोलार्धों में एकांकागुआ है जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। और भी क्या? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया पर्वतारोहण भारत 2026 निवासी, ये निवासी है जोधपुर राजस्थान के। उपलब्धि की बात करूं तो सब विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत ओजास डेल सलाडो पर चढ़ाई करने वाले राजस्थान के पहले पर्वतारोही बने। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। 100 घंटे से भी कम समय में 2 प्रमुख चोटियों, एक का नाम ओजोस डेल सालाडो और दूसरी है ट्रेस कुसियस नॉर्थ समिट पर फतेह हासिल कर रिकॉर्ड बनाया। अब मैं बात करूं तो ओजास डेल सलाडो की, जिसमें ऊंचाई है 6893 मीटर, स्थान एंडीज पर्वतमाला में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। विशेषता की बात करें तो एकांकागुआ के बाद दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। तो ये हो गई थी प्रमुख वीरेंद्र सिंह जो सिसोदिया थे उनकी बातें। और आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे की क्लास के लिए माइंड बूस्ट अकेडमी के साथ जुड़े रहना। और दोस्तों इस क्लास की जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल है माइंड बूस्ट अकेडमी के नाम से, उस पर रोज़ क्लास होने के बाद में उस टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाली जाती है। और भी अपने पढ़ाई से संबंधित जो भी कंटेंट है अच्छा वो उस टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लेना।